आपने देखा होगा उन बच्चों को जिन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मेहनत करके बहुत ही कठिनाई से वो सांस लेते हैं, और सांस जब लेते हैं तो उनकी जो ये सीना है, जो ये पसलियां हैं, ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप ध्यान दिए होंगे उनके अंदर एक सीटी जैसे आवाज़ आती है। जब सांस लेते हैं तो सीटी के बजने जैसा आवाज़ आती है। एज ए डॉक्टर हम लोग अगर स्टेथोस्कोप लगा के उनके चेस्ट पे देखते हैं तो आवाज़ आती है घर घर की, या सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हृदय से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आपके बीच में मैं एक ऐसी रोग की चर्चा करने वाला हूं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं छोटे बच्चे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं। ये जो एक बीमारी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन खासकर यह बच्चों में ज़्यादातर देखी गई है। अब आते हैं इसमें होता क्या है। ये जो फेफड़े जो हमारे होते हैं, ये फेफड़े से संबंधित अस्थमा रोग होता है। फेफड़े में जो श्वास नली होती है जिसे हम ब्रैंकियोल्स कहते हैं, ये जो ब्रैंकियोल्स होते हैं ये स्वेलिंग कर जाते हैं, सूज जाते हैं। और जब ये सूज जाते हैं तो जो एयर है, जो हम सांस लेते हैं, ये उन्हीं के माध्यम से अंदर बाहर जाते हैं। जब ये सूज जाते हैं तो इनके अंदर फुलाव और पचकाव होने में तकलीफ़ होती है। जो अगल बगल के मसल्स होते हैं किन्हीं कारणों से इन्हें फूलने और पचकने नहीं देते हैं। तो जो भी हम सांस लेते हैं, हवा जाती है अंदर, सूजने के कारण तकलीफ़ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ही प्रेशर होता है, उस समय कठिनाई होती है। इसी को हम अस्थमा कहते हैं फ्रेंड्स। उसमें घबराहट होती है उस पेशेंट को, वो एकदम खुली हवा चाहता है, वो बहुत ज़्यादा भीड़ अपने पास नहीं चाहता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है उस समय, बेचैनी होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अक्सर मैंने देखा है कि अस्थमा के पेशेंट्स को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। ये दिक्कत आपको होती है तो सबसे अहम जो रोल होता है ये एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर बदलेगा वैसे वैसे आपको तकलीफ होगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि गर्मी में तो हम बहुत बढ़िया रहते हैं, जैसे ही सर्दी आती है और हमारे अंदर ये दिक्कत चालू होती है। तो कहने का मतलब है कि जो श्वास नली है वो उनकी जाड़े में ही सिकुड़ती है, जाड़े में ही वो परेशान होती है। वो किसी को डस्ट एलर्जी है, मतलब डस्ट से सांस फूलने लगता है, किसी को खाने की जो स्मेल है उससे होती है, परफ्यूम से होती है, अगरबत्ती के धुएं से होती है, कोई कारखाने में काम कर रहा है उससे होती है, या मौसम के बदलने से भी होती है। तो ये जो अस्थमा होता है ये इसके कई प्रकार होते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एक एलर्जिक अस्थमा होता है, एक नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, एक ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, एक सीजनल अस्थमा होता है। जब मौसम में हेर फेर होता है, बदलाव होता है, कोई ऐसा सीजन आता है तो उसमें उन्हें दिक्कत होती है। जैसे हमने बताया कि गर्मी में बताते हैं कि एकदम ठीक रहते हैं, बरसात आते ही उन्हें तकलीफ़ होती है, या गर्मी और बरसात में ठीक रहते हैं, जाड़े आते ही उन्हें तकलीफ़ होती है। दूसरी चीज़ होती है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में उन्हें डस्ट से, धूप से, ठंड से, स्मेल से, अगरबत्ती के धुएं से, परफ्यूम से, इन सब चीज़ से उन्हें दिक्कत होती है। तो दिक्कत में ये दिक्कत होती है कि जैसे कि अगर खांसी हो रही है उन्हें, तो कफ निकलने में बड़ी कष्ट होता है, कफ जल्दी नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से सांस फूलने लगता है। क्योंकि जो श्वास नली होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रैंकियोल्स, वो ऑलरेडी स्वेलिंग सूजी हुई होती हैं, तो ये सांस लेने में तकलीफ़ देती हैं। क्योंकि एक नॉर्मल साइज होती है, जब वो सूजती है तो जो अगल बगल की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें फैलने नहीं देती हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो वही तकलीफ हमें होती है। एक होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। उसमें होता क्या है कि जो लोग कारखानों में काम कर रहे हैं, कोल माइंस में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उसमें से निकलने वाले धुएँ, निकलने वाले डस्ट, कोयले की राख, जो उसके जितने भी कण होते हैं वो उनको एलर्जिक का रूप लेते हैं और वो उनके लिए अस्थमा का ये कारण बनती है, और उनके जो सांस की जो नलियाँ हैं सूजती हैं। तो ये सब प्रकार होते हैं। कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि जो सांस की नली में सूजन जब होता है तो वो हमें अस्थमा का ये रोग क्रिएट वहीं से होता है, रोग की शुरुआत वहीं से होती है।
और जो सिम्टम होते हैं उसमें सबसे मेन सिम्टम ये होती है कि सांस लेने में परेशानी होती है, सांस बहुत ही खींच के लेना पड़ता है, तेज़ी से लेना पड़ता है, और जब हम चेक करेंगे यहाँ पे स्टेथोस्कोप से तो सीटी की आवाज़ या घर घर की आवाज़ आती है, कफ निकलने में काफ़ी परेशानी होती है, खांसी भी उस समय आती है। ये सब सिम्टम अगर आ रहे हैं तो ही हम उसे अस्थमा में लेंगे, नहीं तो अस्थमा में नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, अब आते हैं कि इससे हम कैसे बचाव करें। इससे बचाव का जो तरीका है, हमें अगर ऐसा हो रहा है तो हम उन चीज़ों से परहेज करें जहाँ जाने से हमें एलर्जी हो रहा है, जहाँ जाने से हमें ये प्रभावित हो रहे हैं। डस्ट में जाने से बचें, हम स्मेल से अगर दिक्कत हो रही है तो जो परफ्यूम है, जो अगरबत्ती की धुएँ हैं उससे हम बचें। मतलब आपको जिस चीज़ से परेशानी है उससे बचें, यही आपका उपाय है। अब आते हैं कि इसके लिए होम्योपैथी में क्या मेडिसिन है। तो मैं आपको जब भी दवा बताता हूँ तो मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी एक ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप उसे दे दें किसी भी अस्थमा के पेशेंट को और ठीक हो जाएगा। सबसे पहले ये जानना है कि आखिर में उनके सारे लक्षण और क्या हैं, उनकी उस समय की जो मानसिक अवस्था है वो है क्या। तो मैं एक केस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बच्चा लगभग 10 साल का मेरे पास आता है। वो 2 बार 3 बार दिन भर में इनहेलर बच्चा लेता था। उनके माता पिता किसी एक हॉस्पिटल से वो दिखा के लगभग 2 साल से इनहेलर बच्चे का चल रहा था, क्योंकि उस सिस्टम में इनहेलर के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है, आपको इनहेलर ही लेना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी में आप देखें इस केस में कैसे ठीक होता है। मैं आपको अपने लाइव में ये वीडियो भी इस केस का दिखाऊंगा। तो जो बच्चा आता है मेरे क्लिनिक में तो काफ़ी परेशान रहता है, एकदम से उसके अंदर काफ़ी बेचैनी रहती है। पापा जल्दी से कोई ऐसी दवा दे दो, पापा तुरंत ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ़ है पापा। पापा ऐसा है कि थोड़ा सा हमें बाहर घुमा दो। तो उनके पापा फिर बाहर लेके चले जाते हैं, चैम्बर से बाहर घुमाते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, फिर आके बैठ जाता है। फिर हमसे कहता है कि अंकल आप कोई ऐसी दवा देना कि जिससे जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं, मैं तो इन्हेलर ले रहा हूँ, उससे तो हमें आराम हो जाता है। तो मैंने कहा जब इन्हेलर से बेटा तुमको आराम हो जाता है तो फिर मेरी दवा क्यों लेना चाहते हो। नहीं, पापा कह रहे थे कि चलो ये इन्हेलर आगे चल के नुकसान करेगा तो तुम दवा ले लो, ये दवा से हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा, पापा कह रहे थे। तो ये जो बच्चा था बहुत भोला था और इनके फादर को ये सब ज्ञात था कि आगे चल के इन्हेलर की जो लेने की प्रवृत्ति है डे बाय डे बढ़ेगी ही। तो उन्होंने इसको फिर मेरे पास लाए थे। उसके पूरे लक्षणों को देख के मैंने उसको बेलाडोना 6 नंबर दिया था उस समय। 6 नंबर के बाद फिर मैंने उसे एलएम पोटेंसी में 0/1 लगभग 1 महीने तक चलाया था। 2-3 महीने 0/2 चली थी और लास्ट में 0/2 से ही वो 6 महीने इसको कम से कम ट्रीटमेंट चला था। और आज के समय उसका कोई भी इलाज नहीं चल रहा है, ना होम्योपैथी नहीं कोई सिस्टम का इलाज चल रहा है। आज बिल्कुल वो स्वस्थ है, सही है। तो बेलाडोना का उसका सिम्टम, उसका अपीयरेंस, उसकी पूरी जो लक्षण था वो मिला तो बेलाडोना उस पर काम की। अगर वही बच्चा आर्सेनिक का रहता तो उसके सिम्टम आर्सेनिक के मिलते। अगर वही चीज़ और भी स्पंजिया के रहते तो स्पंजिया दिया था, उसमें और भी कोई लक्षण आते तो उस लक्षणों के हिसाब से दवा का चयन होता है होम्योपैथी में। तो आप खासकर अस्थमा के केस में और भी, क्योंकि ये केस थोड़े जटिल होते हैं, सीरियस होते हैं, तो अपने मन से आप दवा न दें बिना डॉक्टर के परामर्श की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।